चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे परागण के बारे में। अपने पिछली क्लास में आपने पढ़ा था पुष्प के बारे में, पुष्प के विभिन्न अंगों के बारे में। चलेंगे पुष्प में जनन की क्रिया किस प्रकार होती है, उसमें मुख्यतः परागण की क्रिया होती है। तो आज हम लोग परागण क्या है, परागण के कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा माइक प्रॉब्लम हो गया है तो बिना माइक ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा बाहरी आवाज़ से आपको मिलेगी, तो थोड़ा उसको अवॉइड करेंगे और ध्यान देंगे। यहाँ पर देखिए परागण क्या होता है। परागण परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प या उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम परागण कहते हैं। समझ में आया होगा। पराग कोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प या उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। समझ में आ गया होगा। परागण कहते हैं। क्लियर। यानी क्या कहा, परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प या उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को या घटना को परागण कहते हैं। समझेंगे कि वर्तिकाग्र क्या होता है। वर्तिकाग्र जो आपको मैंने बताया था कि पुष्प का मादा जननांग जो होता है उसके ऊपर जो ऊपरी भाग होता है, ये आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा पिछली कक्षा में। इसके ऊपर ये जो भाग है इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। और इसको नीचे का भाग को कहते हैं वर्तिका। ठीक है, इसको वर्तिकाग्र, इसको कहते हैं वर्तिका। ठीक है। और इसका ये जो भाग है इसको हम कहते हैं अंडाशय। और इसमें ये होता है बीजांड। क्या होता है? बीजांड। अब बीजांड में क्या होता है जानते हैं? अंडाणु होते हैं। अब समझेंगे कि अर्थात, और परागकण जो होता है हम जानते हैं कि परागकोश में पाया जाता है। परागकोश अर्थात ये नर भाग जो होता है, यानी पुंकेसर का जो हिस्सा होता है जिसके आंतरिक भाग को हम परागकोश कहते हैं, जिसमें पाया जाता है परागकण। परागकोश कहते हैं, आपको मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, इसको परागकोश कहते हैं। और इसमें पाया जाता है परागकण पाए जाते हैं। इसमें छोटे बहुत सारे कण पाए जाते हैं। जब परागकण इसमें, ये परागकोश विकसित, पुष्प जब पूर्णतः विकसित हो जाता है, विकसित होने के क्रम में के बाद यह परागकोश जो है फटते हैं। परागकोश फट करके, या अगर किसी, जैसे कि एक ये पौधा है और इसी में फूल लगे हुए हैं, इसके ऊपर फूल, बहुत सारे फूल हैं, इधर सब फूल हैं, तो ये मान के चलिए इसके ऊपर जो परागकोश है इसमें से फटेगा तो ये क्या होगा? उड़ता है, उड़ेगा, फटेगा तो पराग उड़ेगा और उड़ के कहाँ गिरेगा? निचले वाले पुष्प के वर्तिकाग्र पर। या द्विलिंगी अगर पुष्प है तो इसी का जो वर्तिका जो इसमें पाए जाने वाले जो परागकोश है, इसके परागकोश क्या होंगे? इसी के पराग वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे या इस पर पहुंच जाएंगे, है ना। तो यह जब स्वयं
इस या आ जाएंगे या किसी माध्यम से पहुंचेंगे। तो इसमें से आप समझेंगे कि ये इससे निकल करके परागकण का इससे निकल करके इसके वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को ही हम परागन कहते हैं। क्या कहते हैं? परागन। किसको? परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र तक यानी कि दूसरे या पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को ही हम परागन कहते हैं। अर्थात हम परिभाषित कर सकते हैं इस तरह से कि परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प या उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम परागन कहते हैं। ठीक है। अब परागन के प्रकार आप समझिए। परागन दो प्रकार से होता है। परागन दो प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार? परागन दो प्रकार से होते हैं। परागन दो प्रकार से होते हैं। परागन दो प्रकार से होते हैं, समझ सकते हैं। जैसे नंबर 1 में स्वपरागन। स्वपरागन जिसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। स्वपरागन। और दूसरा होता है परपरागन। परपरागन अर्थात क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन। अब समझिए, आपने परागन समझा। स्वपरागन क्या होता है? स्वपरागन जिसमें कि ये पुष्प, मैंने आपको ये पुष्प जो बताया था, यानी कि जैसे कि ये पौधा है, ये पौधा है, इसमें बहुत सारे पुष्प हैं। तो इसका जो परागकोश है, इसमें पाए जाने जो परागकोश है, ये फटने के बाद या तो नीचे स्थित पुष्प है उसके वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा, बगल वाले हैं उसके ऊपर पहुंचेगा, या इसी में अगर द्विलिंगी पुष्प है इसमें वर्तिकाग्र है तो इसी पर पहुंचेगा। तो उसको हम जब स्वयं पहुंचेगा तो उसको हम कहते हैं स्वपरागन। अर्थात इसको परिभाषित किस प्रकार करेंगे तो ध्यान से सुनेंगे। जब परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसे हम स्वपरागन कहते हैं। ठीक है। इधर परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उन्हें हम स्वपरागन कहते हैं। क्लियर? दूसरा परपरागन। परपरागन होते हैं जब ये कोई एक लिंगी पुष्प है या एक पौधा यहाँ पर है, एक पौधा अलग है, या एक ही पुष्प, एक लिंगी पुष्प में मुख्यतः ज्यादातर ये क्रियाएं होती है। तो ये दूसरे पौधे या फिर यही माध्यम से कहीं दूर स्थित है तो वो क्या होता है, किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम का मतलब जैसे आपने देखा होगा पुष्प पर कीट बैठता है, कीट यानी तितली, भौरे वगैरह ये सभी बैठ जाते हैं। तो वो क्या होता है कि जब इसके ये परागकोश पर बैठता है, यानी कि जो पुंकेसर भाग जो है इस पर जब बैठता है तो उसके शरीर में परागकण चिपक जाते हैं। और जब यह परागकण चिपकने के बाद जब वही कीट दूसरे वर्तिकाग्र पर, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो वो उसके शरीर से चिपका हुआ परागकण उसके वर्तिकाग्र से, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र से चिपक जाते हैं। तो ये परागन की क्रिया इसमें हो जाती है। अर्थात अब कीट क्यों जाते हैं आप जानते होंगे। कीट इसमें जो है पाया जाता है क्या, मकरंद कहते हैं, या आप इसको कहें मकरंद पाए जाते हैं। मकरंद यानी पुष्प में क्या पाया जाता है, कौन सा? मकरंद पाया जाता है, जिसको भोजन के रूप में कीट ग्रहण करते हैं। जैसे तितली, भौरा वगैरह ये जो पुष्प पर बैठते हैं तो यह क्या करते हैं, मकरंद लेने के लिए बैठते हैं। उनको ये पता नहीं कि हमको परागन लेना है, परागित करना है, क्या करना है ये पता नहीं, लेकिन पुष्प को ये पता है। पुष्प में परागन की क्रिया, पुष्प जो सुगंध देखते हैं, पुष्प में जो सुगंध होता है, अपने सुगंध से पाया होगा, अनुभव किया है, तो सुगंध जो होता है मुख्य रूप से कीट को आकर्षित करने के लिए होते हैं।
वह क्या करते हैं, कीट को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और वो उसका मेन सुगंध होता है उसका मकरंद। मकरंद का जो सुगंध होता है वह सुगंध क्या करता है, उस कीट को अपनी ओर आकर्षित करता है और वह जब कीट इसके ऊपर बैठता है तो उसके शरीर से क्या होता है कि परागकण चिपक जाते हैं और दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जब वो जाते हैं, दूसरे पुष्प पर जाते हैं, तो उस पुष्प पर जब बैठते हैं तो उसके वर्तिकाग्र पर वो जब बैठते हैं तो उसके शरीर जो सटा हुआ जो परागकण है वह उसके वर्तिकाग्र से चिपक जाते हैं। अर्थात भौरे यानी कीट को भोजन भी मिल गए और पौधे को, पुष्प को क्या हुआ कि परागण की क्रिया संपन्न हो गई। तो अर्थात किसी माध्यम से होने वाली परागण की क्रिया को हम कहते हैं पर परागण। अब समझेंगे तो अगर परिभाषित हमको लिखना है तो लिखेंगे कैसे, परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प या उसी जाति के, उसी पौधे के पुष्प या उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर किसी माध्यम द्वारा पहुंचने की क्रिया को हम कहते हैं पर परागण। समझ में आया? फिर से दोहरा देते हैं, परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प या उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक किसी माध्यम द्वारा पहुंचने की क्रिया को हम पर परागण कहते हैं। जैसे तो ये पर केवल कीट के द्वारा ही नहीं हो सकता है। अगर कीट जो पुष्प हैं, सुगंधित पुष्प हैं, उनमें मुख्य रूप से कीट के द्वारा होते हैं, तितली, भौरे, ये सभी जो हैं उनके द्वारा होता है। बहुत सारे वायु द्वारा भी होते हैं। अब माध्यम क्या क्या हो सकता है, माध्यम समझेंगे कि माध्यम हो सकता है वायु हो सकता है, जैसे कि वायु अर्थात मक्खी में जो होता है वायु द्वारा भी परागण होता है, वायु द्वारा परागण। पक्षी आपने देखा होगा, छोटे छोटे पक्षी होते हैं वो भी इसके मकरंद के लिए बैठते हैं, तो वो पक्षी द्वारा भी परागण होता है। जैसे सेमल वगैरह में चमगादड़ वगैरह जो होते हैं उनके द्वारा भी परागण होता है। आप जल द्वारा, जो जलीय पौधे हैं तो जलीय पौधे में क्या होता है, जल के द्वारा परागण होता है। जैसे अब जल के द्वारा परागण कैसे होता है, जैसे कि ये जलीय जो पौधे हैं उनके जो परागकोश है वो फटने के बाद उसका परागकण पानी के ऊपर तैरने लगता है और दूसरे मादा भाग जो है, मादा भाग उसके ऊपर जो वर्तिकाग्र है वो वर्तिकाग्र भाग ऊपर आ जाता है पानी के ऊपर। जैसे ही यह वर्तिकाग्र ऊपर आता है तो ये तैरते हुए पानी से इसके भाग में चला जाता है और इससे जाकर के चिपक जाता है। अर्थात ये परागण की, जल परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। अर्थात जल भी एक माध्यम है, वायु भी एक माध्यम है। जल माध्यम हो गया, वायु माध्यम हो गया, पक्षी हो गया, है ना। और आपको यहाँ तक कि मनुष्य भी, हम लोग भी जाते हैं, क्या करते हैं, पुष्प को छूते हैं, सुगंधित होता है, जाते हैं वहां पर छूते हैं और फिर जाकर के उसको छू कर देखते हैं, फिर दूसरे पुष्प को जाकर के छूते हैं। तो हमसे भी हो सकता है अगर हम उसको इस तरह से करें तो पर परागण की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आया। परागण आपको पूछेगा पॉलिनेशन क्या है, परागण क्या है, तो परागण आपको मैंने बता दिया, परागकोश से परागकण निकलकर उसी जाति या उसी पुष्प के दूसरी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। और परागण दो प्रकार से होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण कैसे होते हैं, जब स्वयं पहुंचता है तो स्वपरागण होता है, जब किसी माध्यम से पहुंचता है तो परपरागण होता है। परपरागण में किसी माध्यम, जैसे मैंने आपको बताया, वायु की, पक्षी की, जल की, है ना, ये सभी माध्यम हो सकते हैं। ठीक है, या होते हैं, है ना। तो आपने समझा परागण किसे कहते हैं। आपको पुष्प के बारे में मैंने बता दिया था। पुष्प अब का आगे क्या होती है, आगे की प्रक्रिया क्या होती है अब समझेंगे।